अस्सलामु अलैकुम वरहमत ल्लाहि वबरकातुहू। किताब का नाम है जर्नलों की आइनी तरमीम और राइटर का नाम है अमीन हफीज़। जर्नल ज़िया-उल हक़ से जर्नल परवेज़ मुशर्रफ तक। जो जर्नलों ने आइन के अंदर छेड़छाड़ की उसके बारे में ये डाटा की बुनियाद पर अमीन हफीज़ ने किताब लिखी है। 8वीं तरामीम और 8वीं तरामीम का पस मंज़र। जुलाई 1977 में मार्शल लॉ के नफाज से 1 अप्रैल 1998 में 8वीं तरमीम के ख़ात्मे तक के 20 बरस की सियासत में कई अरूज व ज़वाल आए। 1973 के मुतफ़िक़ा आइन के तहत वज़ीर आज़म चीफ़ एग्ज़ेक्टिव होने के साथ साथ तमाम आइनी इख्तियारात का मंबा है। सदर की हैसियत से महज आइनी अदारे का सरबराह है सदर। बस वो अपने इख्तियारात के इस्तेमाल में वज़ीर आज़म के मशवरे के पाबंद भी हैं। 1977 के इंतखाबात से पहले चहमगोइयाँ शुरू हो गई कि सदर मजबूर महज हैं और सदर को बिल्कुल बेख्तियारात बना दिया गया और वज़ीर आज़म को इख्तियार का सरचश्मा बनाकर आमर का रोल दे दिया गया है। इन एतराज़ात को मज़ीद तक़वियत इस वक्त मिली जब 1977 के इंतखाब के बाद एहतजाजी तहरीक शुरू हुई तो अपोजिशन ने सदर की बजाय फ़ौज से तवक्कुआत वाबस्ता कर लीं और फिर हुआ भी यही कि बिलाखिर फ़ौज ने इक़्तिदार संभाल लिया। जनरल ज़िया-उल हक़ के इक़्तिदार संभालने के बाद दनिस्ता तौर पर बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत ये प्रोपेगेंडा किया गया कि सदर और वज़ीर आज़म के इख्तियारात में तवाज़न होना चाहिए। इसी प्रोपेगेंडे के नतीजे में बार बार तासर दिया गया कि सदर के पास इस कदर इख्तियारात ज़रूर होने चाहिए कि वो वज़ीर आज़म पर चेक एंड बैलेंस रख सके। ये भी कहा जाता रहा कि सदर को इतने ख्वाबज़ेदी इख्तियारात दिए जाएँ कि अगर वो सदर समझे कि हुकूमत आइन के तहत काम नहीं कर रही तो मुल्क की सालमियत को ख़तरा है तो वो उस हुकूमत को बरतरफ करके नए इंतखाबात करवा सके ताकि मार्शल लॉ को रोका जा सके। इसी प्रोपेगेंडे का ही कमाल था कि जनरल ज़िया-उल हक़ ने सदर के इख्तियारात को बढ़ाते और शिरकत इक़्तिदार का एक मनसूबा बनाया जिसके तहत 1973 के आइन में जो पार्लिमानी तर्ज़ हुकूमत बनाया गया बाद बुनियादी तब्दीलियाँ की गईं जिन्हें कौम के सामने यूँ लाया गया। मुसल्लह फ़ौज के लिए आइन में कोई नया किरदार शामिल नहीं किया जाएगा। 1973 का आइन बाज़ तरामीम के साथ बहाल कर दिया जाएगा। आम इंतखाबात बालगे राहदही की बुनियादों पर 2 मराहिल में कराए जाएंगे। पहले बल्दियाती इंतखाबात होंगे और फिर सूबाई असम्बलियों के, और इनके बाद कौमी असम्बली और सेंट का इंतखाब होगा। ये सारा अमल 23 मार्च 1985 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिसके बाद ज़िया-उल हक़ मार्शल लॉ उठा लेंगे। सदर मुसल्लह फ़ौज के सुप्रीम कमांडर होंगे जो से जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का चेयरमैन और तीनों मुसल्लह फ़ौज के सरबराहों की तकर्रर का इख्तियार होगा। सदर मुल्क वज़ीर आज़म का तकर्रर करेगा जिसे कौमी असम्बली से 60 दिन के अंदर इत्मीनान का वोट लेना होगा। सदर की राय में अगर वज़ीर आज़म को कौमी असम्बली में अरकान का इत्मीनान और हमायत हासिल ना रहे तो कौमी असम्बली को तहलील कर देगा और हुक्म देगा कि 75 दिनों के अंदर दोबारा इंतखाब कराए जाएँ। सदर किसी भी बिल को जो कौमी असम्बली में मंजूर होकर उसके पास आए वापस असम्बली को भेज सकेगा ताकि इस पर नज़रसानी की जा सके। सदर मुमलकत मुल्क में कौमी सिक्योरिटी कौंसिल के मशवरे के बगैर हकामी हालात भी नाफज कर सकेगा। कौमी सिक्योरिटी कौंसिल की है तो तरकीबी और अरकान की तादाद का ऐलान बाद में किया जाएगा। सदर ही सूबाई गवर्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इंतखाब करेगा। सदर ज़िया-उल हक़ के इस फार्मूले के एहसास और मर्जी नुक्ता सदर के मनसब पर इसका कायम रहना था। इस मकसद केवल 9 मुंतखब असम्बलियों पर इंसार करना नहीं चाहते थे, वो इक़्तिदार की सियासत पर अपनी गिरफ्त मजबूत रखना चाहते थे। चुनांचे रेफरेंडम का हुक्म 1984 के इनवान से एक सदारती हुक्म 1 अक्टूबर 1984 को जारी किया गया जिसका मकसद एक गैर मुबहम और परेशान कुन सवाल पर कौमी रेफरेंडम कराना था। सवाल ये जानबूझकर इस अंदाज में तरतीब दिया गया कि इससे अदम इत्तफाक का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस सवाल का सदर के इंतखाब से कोई ताल्लुक ना था, लेकिन रेफरेंडम के हुक्म में कहा गया कि अगर अवाम की अक्सर ये सवाल का जवाब इस बात में दे तो इसका मतलब होगा पाकिस्तान की अवाम ने जनरल मोहम्मद ज़िया-उल हक़ को 5 साल के लिए सदर मुंतखब कर लिया। ये मियाद इस रोज़ से शुरू होगी जब पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों का पहला मुश्तरका इजलास होगा। जैसा कि मतलूब था, ये रेफरेंडम 19 दिसंबर 1984 को वॉइस में मुल्क की कुल आबादी के वोटों का तकरीबन 62% डाला गया और इसमें से 97% ने रेफरेंडम के सवाल का जवाब मुस्बत दिया। रेफरेंडम के नताइज का जिस तरह इंतज़ाम किया था शायद इसमें तबसरे की ज़रूरत नहीं। सदर के तौर पर अपनी पोजीशन मुस्तम करने के लिए जनाब ज़िया-उल हक़ ने 25 और 28 फरवरी को 1985 को कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाब कराने का हुक्म दिया। 9 मुंतखब असम्बलियों के इजलास से कबल सदर ने 2 मार्च 1985 को 1973 के आइन को बहाल करने का हुक्म जारी किया।
اس حکم کے تحت آئین میں بعض ترامیم کی گئیں جن میں صدر اور وزیر اعظم کے اختیارات اور باہمی تعلقات کا سرِنو جائزہ لیا گیا۔ ساتھ ہی 11 ارکان پر مشتمل قومی سیکورٹی کونسل کا قیام عمل میں لایا گیا جو حکامی حالت میں ایمرجنسی کے نفاذ کا معاملہ نمٹانے کا اختیار رکھتی تھی۔ ترمیم شدہ آئین کے تحت آئندہ 5 سالوں کے لیے جنرل ضیاء الحق تو صدر منتخب ہو گئے، لیکن آئین میں یہ شک بھی شامل کر دی گئی کہ آئندہ صدر کا انتخابی ادارہ کرے گا جو چاروں اسمبلیوں اور پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں پر مشتمل ہوگا۔ 1949 کی قرارداد مقاصد کو آئین کا حصہ قرار دے دیا اور ملک میں سیاسی جماعتوں کی بحالی کا معاملہ قومی اسمبلی کی صوابدیدی پر چھوڑ دیا گیا۔ صدر مملکت کو نہایت وسیع صوابدیدی اختیارات دیے گئے۔ صدر مملکت پارلیمنٹ کے ارکان میں کسی کو وزیر اعظم مقرر کرے گا جو 60 دنوں کے اندر ایوان سے اعتماد کا ووٹ لیں گے۔ صدر مملکت وزیر اعظم کے مشورہ یا جو خود اپنی صوابدیدی پر کسی قومی اہمیت کے مسئلے پر ریفرینڈم کرانے کا بھی مجاز ہوگا۔ صدر وزیر اعظم کے مشورے یا خود اپنے طور پر قومی اسمبلی توڑ کر 90 دنوں کے اندر انتخاب کا حکم دے سکے گا اور عبوری عرصے کے لیے ایک نگران حکومت متعین کرے گا۔ صدر مملکت کو صوبائی گورنر، چیئرمین، جوائنٹ چیف آف آرمی اسٹاف اور تینوں مسلح افواج کے سربراہوں کا تقرر کا اختیار بھی حاصل ہوگا۔ صدر کو وزیر اعظم کے مشورے سے وزراء اور وزار مملکت اور مشیر مقرر کرنے کا اختیار ہوگا۔ صدر مسلح افواج کا کمانڈر ان چیف ہوگا۔ صدارتی حکم کے تحت سینٹ کی میعاد 3 سال سے بڑھا کر 6 سال کر دی گئی۔ آئین میں ترمیم کے لیے نہ صرف قومی اسمبلی میں 2/3 اکثریت لازمی قرار دی گئی بلکہ قومی اسمبلی کی حمایت بھی ترمیم کو مؤثر بنانے کے لیے ضروری تھی۔ وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک ایوان کی کل تعداد کے 20% کے مساوی ارکان پیش کر سکتے تھے، لیکن بجٹ اجلاس کے دوران وہی تحریک پیش نہیں کی جا سکتی۔ صوبائی وزیر اعلیٰ کا تقرر گورنر صدر کے مشورے سے کرنے کے مجاز تھے اور صدر کو پارلیمنٹ سے منظور شدہ قانون کی تصدیق 45 دنوں کے اندر کرنا تھی۔ صدر کسی بل کو پارلیمنٹ میں نظر ثانی کے لیے بھیج سکتا ہے، لیکن دوبارہ آنے والے بل کو صدر منظوری کے لیے لازمی ہوگا۔ یہ کتاب جرنیلوں کی آنی ترمیم ہے جو جاری ہے، اور اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ جرنیلوں نے آئین کے ساتھ کس طرح سے چھیڑ چھاڑ کی۔